स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट दो तरह का होता है। पहला आपका स्टैंडर्ड प्रोग्राम, सेकंड वन इज टेलर मेड प्रोग्राम। जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम है उसके बारे में करेंगे हम सबसे पहले। एन ऑडिट प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज नोन एज ए स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रोग्राम। द डॉक्यूमेंट इज यूज्ड यूनिफॉर्मली इन ऑल ऑडिट्स। देयर इज नो नीड फॉर द ऑडिटर टू प्रिपेयर ए सेपरेट ऑडिट प्रोग्राम फॉर ईच ऑडिट. Such a program is also referred to as a find or predetermined or a planned program. Such a program may be suitably modified in order to accommodate the specific problem of a particular business. जो आपका स्टैंडर्ड प्रोग्राम है इसको ऑडिटर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाता है, इसलिए आप इसको एक स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रोग्राम कहते हो। एक यूनिफॉर्मिटी बेसिस पर हर तरह की ऑडिट के लिए आप एक यूनिफॉर्मिटी बेसिस पर एक डॉक्यूमेंट बनाते हो जिसको आप स्टैंडर्ड प्रोग्राम कहते हो। और अलग अलग ऑडिट के लिए आपको अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इस केस में आप एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम बनाते हो और हर एक ऑडिट में उसको आप फॉलो करते हो। इसीलिए आप इसको एक प्री डिटरमाइंड और प्री प्लान प्रोग्राम भी कहते हैं, क्योंकि ये एडवांस में तैयार किया जाता है। और जैसे ही एक पर्टिकुलर बिजनेस की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने करना है तो ऑडिटर इस ऑडिट प्रोग्राम को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। सेकेंड वन इज टेलर मेड प्रोग्राम. अ टेलर मेड प्रोग्राम इज वन विच इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन, कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल एक्सेट्रा. Such a program is more practical and flexible as compared to a standard program. जो टेलर मेड प्रोग्राम है बिल्कुल रिवर्स है स्टैंडर्ड प्रोग्राम का। टेलर मेड प्रोग्राम हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग तरह का जो आपका ऑडिट प्रोग्राम है वो बनाया जाता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस के नेचर को ध्यान में रखते हुए, उसके ट्रांजेक्शन्स के नेचर को ध्यान में रखते हुए, अकाउंटिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है उसको आप टेलर मेड प्रोग्राम कहते हो। क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन की हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग बातों को ध्यान में रखते हुए आप ये प्रोग्राम बनाते हो, इसलिए आप इसको टेलर मेड प्रोग्राम कहते हो। और इसलिए ये आपका जो प्रोग्राम है ज़्यादा प्रैक्टिकल है स्टैंडर्ड प्रोग्राम के कंपैरिजन में। अब बात आती है एसेंशियल्स ऑफ ए गुड ऑडिट प्रोग्राम। जब एक ऑडिटर एक अच्छा ऑडिट प्रोग्राम बनाता है तो उसमें किस तरह के जो एसेंशियल्स हैं उसको किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है आपका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसके बारे में। एवरी ऑडिटर प्रिपेयर्स एन ऑडिट प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस एंड कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ द बिजनेस। द ऑडिटर कैन गेट सर्टेन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोग्राम फॉर ईच काइंड ऑफ अकाउंट सच एज standardized program may be altered according to the situation and need. The success of an efficient auditor depends upon the audit program. Hence, the auditor should formulate the audit program very carefully. हर एक ऑडिटर को चाहिए कि जब भी वो अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाता है तो अपनी कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए और बिजनेस के नेचर को ध्यान में रखते हुए वो प्रिपेयर करे। और जब ऑडिटर एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम प्रिपेयर करता है तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन चेंज होती है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स चेंज होती है, तो स्टैंडर्ड प्रोग्राम को वो चेंज कर सके। तो एक एफिशिएंट ऑडिटर की सक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑडिटर जब भी ऑडिट प्रोग्राम बनाए बड़े ध्यान से उसको बनाए और कौन कौन सी बातें हैं जिसको उसको फॉलो करना चाहिए जब भी वो एक ऑडिट प्रोग्राम बनाता है, वो हम करेंगे। पहला है आपका इन राइटिंग। जो ऑडिट प्रोग्राम है वो राइटिंग में होना चाहिए। द ऑडिट प्रोग्राम शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड हिज एम्प्लॉइज इन द फ्यूचर। When there is a written audit program, the auditor staff need not inquire again and again about the work to be performed by them. अगर आपका ऑडिट प्रोग्राम राइटिंग में होता है तो किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहती ऑडिटर और उसके एम्प्लॉइज़ के बीच में। जैसे कि हमें पता है कि ऑडिटर जब भी अपना ऑडिटिंग का काम स्टार्ट करता है तो उससे पहले अपने डिपार्टमेंट में वो अपना स्टाफ अपॉइंट करता है, तो उन एम्प्लॉयज़ के बीच में और ऑडिटर के बीच में किसी भी तरह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसीलिए जो आपका ऑडिट प्रोग्राम है वो रिटर्न में होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि जो ऑडिटर का स्टाफ है उसको बार बार में ऑडिटर से पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि अब उनको क्या काम करना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप एडवांस में रिटर्न राइटिंग में लिख चुके हो। सेकंड है आपका क्लैरिटी। While drafting the audit program, it should be ensured that it is simple and clear so that every person concerned with the program can understand it easily.
Ambiguity in the program results in hindrances in the audit work and waste of time and effort. जब भी एक ऑडिटर एक ऑडिट प्रोग्राम बनाता है वो सिंपल और क्लियर होना चाहिए ताकि हर एक पर्सन इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क। The audit program should be in accordance with the departments in the organization so that the work may be assigned and responsibility may be fixed among the staff on the same basis. While dividing the work, the auditor should be completely aware of the level of competence of his staff, since only then will be able to assign work in accordance with the capabilities of the person. The division of work should be done keeping the business of the organization and various other aspects of the work to be done in mind so that the work may be completed successfully and no part of the work escapes examination by the auditor. जब भी एक ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करता है तो उसको ये ध्यान में रखना होता है कि अपने डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही उसको जो वर्क है वो असाइन करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करनी होती हैं स्टाफ की, और सेम बेसिस पर करे वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करता है। While dividing the work, the auditor should be completely aware of the level of competence of his staff. तो वर्क असाइन करने से पहले एक ऑडिटर को स्टाफ की कम्पिटेंसी के बारे में, उसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी एक ऑडिटर काम असाइन करता है एम्प्लॉयज़ को तो उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही असाइन करना चाहिए ताकि आप उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसका आप फुल यूटिलाइजेशन कर सको। इसके अलावा जब भी एक ऑडिटर अपना डिवीज़न ऑफ वर्क करता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना होता है, और अगर इस तरीके से वो डिवीज़न ऑफ वर्क करता है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर एक पार्ट का जो है ऑडिटिंग आसानी से कर सकते हो, कोई भी पार्ट आपका रहेगा नहीं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी। द ऑडिट प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट इन केस चेंज इन सर्कमस्टांसेस देयर इज नो प्रॉब्लम इन altering the program. During the course of the audit, some circumstances do arise due to which work cannot proceed according to the plan and minor deviation have to be made. Hence, the program should be such that minor alterations can be made in it. हालांकि हमने एक स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम में पढ़ा था कि एडवांस में ही आप चीज़ों को लिख लेते हो कि क्या आपने काम करना है, किस तरीके से आपने करना है, लेकिन यहाँ पर बताया है इसने कि एक ऑडिटर अपने काम में सक्सेस तभी हो सकता है जब वो अपने ऑडिट प्रोग्राम उसको एक फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम वो बनाए। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सर्कमस्टांसेस अगर चेंज होते हैं तो उन सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए एक ऑडिटर अपने प्लान में चेंज कर सके और माइनर अल्टरेशंस हो सकें, इस तरह का ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए एक ऑडिटर को। अब बात आती है पॉलिसीज एंड प्रोविजंस की। वाइल फॉर्मुलेटिंग द ऑडिट प्रोग्राम द रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोविजंस हैविंग बियरिंग ऑन द ऑडिट वर्क शुड बी केप्ट इन माइंड सच एज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इन द केस ऑफ ए कंपनी and partnership trade in the case of a partnership concern. In order to prepare a good audit plan, it is necessary that the books of accounts being maintained by the organization, the method of accounting being used, the internal check system, etc. be kept in mind and effort should be made to reduce their deficiency in the same. जब भी एक ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाता है तो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज और प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए उसको अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए। जैसे कि कंपनी के केस में मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को ध्यान में रखे, पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनरशिप डीड को पहले पढ़े ध्यान से, और जब भी एक ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाता है तो ऑर्गेनाइजेशन के जो आपकी बुक्स हैं वो देखे कि उनको अच्छे से मेंटेन किया गया है या नहीं किया गया है, आपके अकाउंटिंग के मेथड्स कौन से हैं, कौन से मेथड्स उस ऑर्गेनाइजेशन ने यूज़ किए हैं, इंटरनल चेकिंग सिस्टम कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए ही एक ऑडिटर को अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि वो अपने डेफिशिएंसीज को रिड्यूस कर सके। अब बात आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो ऑडिट प्रोग्राम है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। The audit program should be in accordance with the objectives of the organization so as to maintain coordination in the work of the organization and complete the audit smoothly and within the specified time. Unless the audit program has these qualities, it is of no practical use.
यहाँ पर इसने बताया है कि ऑडिट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि काम के बीच में जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो बना रहे, और पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो भी आपने अलॉट किया है ऑडिटिंग के काम के लिए, उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक आपका काम कंप्लीट हो जाए। और जब तक आपका ऑडिट प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होगा तब तक उसका प्रैक्टिकली कोई यूज़ नहीं है। अब बात आती है प्रीवियस रिपोर्ट्स की। जब भी ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के पिछले सालों की जो अकाउंट्स हैं उसकी भी स्टडी करनी चाहिए। While drafting the audit program, the final accounts and auditor reports of past years should be looked into, since by doing so many facts which are important from the point of view of the auditor will come to light. यहाँ पर इसने बताया है कि एक ऑडिटर जब भी अपना ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करता है तो ऑर्गेनाइजेशन के पिछले कई सालों के जो अकाउंट्स हैं और ऑडिटर की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके सामने आएंगी जब भी वो अपना ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करता है, तो वहाँ पर वो चीज़ें उसके लिए वो फैक्ट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट प्रूव होते हैं। Department wise, a separate audit program should be prepared for each department and sub department of the organization. Apart from this, different audit program should also be prepared depending upon the nature of the work. For example, different audit program should be prepared for cash, purchase, sales, etc. By doing so, one can obtain important information and explanations from the employees of the organization in a smooth manner. हर एक डिपार्टमेंट के लिए और सब डिपार्टमेंट्स के लिए अलग ऑडिट प्रोग्राम, सेपरेट ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बताया है कि ये आपके नेचर ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का ऑडिट प्रोग्राम बनाना है। जैसे कि कैश के लिए आप अलग तरह, कैश बुक की ऑडिटिंग के लिए आप अलग तरह का ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे, परचेजेस सेल्स के लिए अलग तरह का ऑडिट प्रोग्राम बनता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आपने अलग अलग जो है ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करना होता है। ये स्पेसिमेन दिया हुआ है ऑडिट प्रोग्राम का, 4 कॉलम्स यहाँ पर बने हुए हैं। अलग अलग फाइनेंशियल बुक्स हैं, कैश बुक है, सेल्स स्टेट बुक, बिल्स, रजिस्टर आगे हम करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो कॉलम्स बने हुए हैं, सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट, टाइम टेकन ऑन द जॉब, ऑडिटर्स कॉस्ट एट आर्ली रेट ऑफ द एम्प्लॉइज। जो कैश बुक है उसको 4 पार्ट्स में उसके ऑडिट प्रोग्राम की वर्क को डिवाइड किया है। कैशिंग, पोस्टिंग, वाउचिंग, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सेल्स स्टेट बुक में कैशिंग, पोस्टिंग, वाउचिंग, बिल्स रजिस्टर में कास्टिंग, पोस्टिंग, वाउचिंग। परचेज डे बुक में कास्टिंग, पोस्टिंग, वाउचिंग। जनरल में भी आपका कैसे आपने जनरल एंट्रीज को कास्ट किया है, पोस्ट किया है, उसकी वाउचिंग आपने की है। 6 जो आपका कॉलम है उसमें बताया है वेरिफिकेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्स। अब बात आती है एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। एक ऑडिट प्रोग्राम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। बाय मेकिंग एन ऑडिट प्रोग्राम द ऑडिटर असाइंस work to his staff according to their abilities so that the work can be completed fast and well, since a person who is adept in his work does the work very quickly। क्योंकि आपका जो ऑडिट प्रोग्राम है वो पहले ही बनाया जाता है और स्टाफ को उसकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम पहले से असाइन कर दिया जाता है। इसका बेनिफिट ये होगा कि हर एक एम्प्लॉय को पता है कि उसको क्या काम करना है और वो बड़ा एफिशिएंटली, फास्टली अपने काम को पूरा करता है। Determination of responsibilities. The responsibility of each employee is determined on the basis of the program. Hence, every person does his work with a lot of caution and diligence, since in case of there being an error, he shall be held responsible. आपका ऑडिट प्रोग्राम हर एक एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि जो भी काम उसको साइन किया गया है वो अपने काम को पूरा करे। अगर वो अपने काम को पूरा नहीं करता है या किसी भी तरह की गलती या एरर आता है तो उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। Evaluation of progress. The audit program also functions as a kind of a progress chart. Due to there being a written program, the auditor can access the program of the work being done by his employees from time to time. He can find out what all has been done and what still remains to be done. By doing so, he can examine the efficiency of his employees. क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में आपका जो ऑडिट प्रोग्राम है वो एक प्रोग्रेस चार्ट की तरह भी काम करता है।
ऑडिट प्रोग्राम में सारे जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एलोकेटेड वर्क लिखा होता है, और उससे ये पता लग जाता है, टाइम टू टाइम उसका एनालिसिस करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किस एम्प्लॉय ने कितना काम कर दिया है कंप्लीट और कितना काम उसका पेंडिंग रहता है। तो इससे एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी का एग्जामिनेशन आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी इन वर्क। द ऑडिट प्रोग्राम फॉर ए ईयर कैन बी प्रिपेयर्ड वेरी इजीली बाय लुकिंग इनटू द ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर्ड फॉर द पास्ट ईयर्स. This has two benefits. It ensures uniformity in the audit work and it prevents unnecessary waste of time in formulating an audit program from scratch. जब भी एक ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करता है तो उसको पिछले कई सालों के जो ऑडिट प्रोग्राम है उसकी स्टडी कर लेनी चाहिए। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका जो ऑडिट वर्क है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आती है एक तरीके से, और जो ऑडिट प्रोग्राम है उसको प्रिपेयर करने में ऑडिटर का जो वेस्टेज ऑफ टाइम वो नहीं होता। Next are no effect of changes in employees. If during the course of the audit due to any reason any employee has to go on leave or resigns, then it is not difficult for another person to take over the work as the audit program serves as his guide. Hence the new incumbent can easily completely the work by the following the audit program. ऑडिट स्टाफ में से अगर कोई भी एम्प्लॉई छोड़ के जाता है, रिज़ाइन करता है या लीव पर जाता है ऑडिट वर्क के दौरान, तो ऑडिट काम में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आती है, क्योंकि उसकी जगह कोई भी दूसरा पर्सन ऑडिट वर्क को ज्वाइन करता है तो उसके सामने ऑडिट प्रोग्राम होता है और उसको उसी ऑडिट प्रोग्राम को फॉलो करना होता है। वो एक तरीके से गाइडेंस का काम करता है उसके लिए, और उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इजीली वो अपना काम कंप्लीट कर सकता है। Proof in court in case of any dispute between the client and the auditor and a change of negligence being divided on the auditor, then the auditor can produce the audit program in the court as a proof in his defense. जब भी क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो ऑडिटर अपना जो ऑडिट प्रोग्राम है वो एज ए प्रूफ रख सकता है कोर्ट के आगे, और एज ए डिफेंस वो उसके काम आता है। Saving of time by working according to a predetermined plan. Many of the problems that may crop up while doing the work are solved automatically. Hence, the unnecessary loss of time in thinking and understanding things can be saved. जब एक ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर प्रिपेयर करता है तो यहाँ पर टाइम की सेविंग होती है, क्योंकि आपने प्री डिटरमाइंड प्लान प्रिपेयर कर लिया है और उससे कई सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पहले ही हो जाता है, क्योंकि आपने काम ऑटोमेटिकली पहले से ही डिसाइड किया है और किसी भी तरह का कोई वेस्टेज ऑफ टाइम यहाँ पर नहीं होता सोचने में और चीज़ों को समझने में, क्योंकि आपके सामने ऑडिट प्रोग्राम है और उसको फॉलो करना होता है स्टाफ को। Simultaneous work in different business. Many organizations can be audited simultaneously and efficiently since the audit program makes it clear that what is to be done and how many people and how much time is required for doing the same. This information makes it possible for the auditor to conduct the audit of several organizations simultaneously. क्योंकि हमें पता है कि एक ऑडिटर साइड बाय साइड कई ऑर्गेनाइजेशंस की ऑडिटिंग करता है, तो वो अपना ऑडिटिंग का काम एफिशिएंटली कर सके, इसके लिए ऑडिट प्रोग्राम उसके लिए एक हेल्पफुल प्रूव होता है, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में लिखा होता है कि क्या उसने काम करना है, कितने लोगों से वो काम करवाएगा इसमें और कितने टाइम की उसमें ज़रूरत होगी। तो ये सारी बातें उसमें एडवांस में लिखी होती हैं। तो ऑडिट प्रोग्राम की हेल्प से ये पता लग जाता है कि ये काम आपका ऑडिटिंग का काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है एक ऑडिटर के लिए कि वो साइड बाय साइड कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस की जो ऑडिटिंग का काम है वो कर सकता है। कंप्लीट चेकिंग पॉसिबल बाय हैविंग अ प्रायर रिटन प्रोग्राम फॉर द ऑडिट वर्क, नो फील्ड ऑफ एग्जामिनेशन रिमेन्स अनटच्ड एंड हेंस द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड दैट ए कंप्लीट एग्जामिनेशन हैज़ बीन कंडक्टेड। क्योंकि आपका ऑडिट प्रोग्राम पहले से ही रिटर्न में होता है और इसमें कोई चांस नहीं होता कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से या एग्जामिनेशन से रह जाए, क्योंकि कंप्लीट काम आपने पहले से ही उसका प्लान बना लिया है और आपका कंप्लीट एग्जामिनेशन होगा। कोई भी पार्ट आपका बिना ऑडिटिंग के नहीं रहता ऑडिट प्रोग्राम की हेल्प से। फैसिलिटी इन कंट्रोल. हैविंग एन ऑडिट प्रोग्राम फैसिलिटीज कंट्रोल ओवर द ऑडिट वर्क सिंस द डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर स्पेसिफाइड बिफोर हैंड.
दिस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट स्टाफ एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ नेग्लिजेंस एंड एरर्स, क्योंकि काम पहले से ही डिसाइड हो जाते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क पहले से हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले से ही डिसाइड हो जाती हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑडिट स्टाफ है, वो पूरे एफिशिएंटली काम करता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो उनको पनिश किया जा सकता है, और उनका जो आपका ऑडिट प्रोग्राम है, इसकी हेल्प से नेग्लिजेंसी और एरर्स कम होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम: first one is work becomes mechanical. Since the work of the audit is completely according to the audit program, the staff does the work mechanically, which leads to monotony and the staff becomes negligent and inefficient in doing work. क्योंकि आपने पहले एडवांस में लिख दिया है ऑडिट प्रोग्राम की हेल्प से कि किस पर्सन ने कौन सा काम करना है, और क्योंकि उसी को फॉलो करना होता है एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ को, ऑडिट स्टाफ को, तो उनको लगता है कि हम अपना कोई भी इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, अपनी एफिशिएंसी को हम ऐड नहीं कर रहे हैं, मैकेनिकली वो अपना काम करते हैं, और जिससे कि उनका अपना काम जो है वो इनएफिशिएंटली करते हैं। Lack of initiative: once an audit program had been made, the employees of the auditor have to work according to the audit program. Hence, this doesn't give them any opportunity to display their capabilities and intelligence. As a result, capable employees also lose their enthusiasm in doing the work. जैसे कि हमने इसके लास्ट पॉइंट में भी किया था कि पहले ही लिखा होता है सारी चीज़ें ऑडिट प्रोग्राम में कि क्या उनको करना है, किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई मौका नहीं मिलता अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाने का, अपनी इंटेलिजेंस दिखाने का, तो काम के दौरान उनको कोई एंथुजियाज्म नहीं फील होता यहाँ पर कैपेबल एम्प्लॉयज़ को। लैक ऑफ मोरल इन्फ्लुएंस ड्यू टू इनफॉर्मिटी इन द ऑडिट: the employees of the organization are already aware of the aspects being looked into, hence they do their work in a pre-planned manner and the moral pressure of the audit on the employees is greatly reduced. क्योंकि पहले से पता होता है एम्प्लॉयज़ को कि कौन सा काम ऑडिटिंग का, कौन सा काम कब होगा, ऑडिट प्रोग्राम की हेल्प से उनको पहले से पता लग जाता है, तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई मोरल प्रेशर नहीं पड़ता इस चीज़ का, वो उस तरीके से जो है फ्रॉड प्री प्लान बेस से वो कर सकते हैं। Difficult to detect frauds: having an audit program makes the work monotonous and mechanical. This makes the detection of frauds even more difficult, since doing so requires a very imaginative and thorough examination. जो आपने ऑडिट प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि वो मैकेनिकल बेसिस पर ही होता है, आपको जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसी को फॉलो करना होता है, तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना एग्जामिनेशन की हेल्प से। Lack of elasticity: since the audit program is formulated in advance, it becomes very difficult to make changes in it in accordance with changes in circumstances, and it lacks flexibility. क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम आपने पहले ही बना दिया है, एडवांस में बना दिया है, और जैसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन के सर्कमस्टांसेस में चेंज आता है तो इसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है यहाँ पर। Uniformity is harmful: the same kind of program cannot be applied to every business. It becomes necessary to change the audit program in accordance with the structure of the business. Hence, the same audit program cannot be used for every organization all the time. हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सेम ऑडिट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना सही नहीं होता, क्योंकि हर एक जो बिजनेस की नेचर है वो अलग होती है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलग जो ऑडिट प्रोग्राम है वो बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप अलग नहीं बनाते हो तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक सेम ऑडिट प्रोग्राम को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हर टाइम। नो डिस्क्लोजर ऑफ एफिशिएंसी: inefficient auditors try to cover up their efficiency by relying upon the audit program. If an auditor is negligent in doing his work, then he tries to defend himself by showing the audit program. The audit program is a proof that the auditor has done all his work, and hence his inefficiency cannot be proved. जो इनएफिशिएंट ऑडिटर होते हैं वो अपने इनएफिशिएंसी को कवर अप करने की कोशिश करते हैं ऑडिट प्रोग्राम की हेल्प से। जो काम उसमें लिखा हुआ है, खुद को डिफेंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उस ऑडिट प्रोग्राम को वो फॉलो करते हैं, जो भी काम उसमें लिखा हुआ है उसी को वो पूरा करते हैं। तो ऑडिट प्रोग्राम क्योंकि रिटर्न में होता है, तो ऑडिटर के पास ये प्रूव होता है कि उसने सारा काम किया है, और उसकी इनएफिशिएंसी को आप प्रूव नहीं कर सकते। रेमेडीज ऑफ इलास्टिसिटी इन ऑडिट प्रोग्राम: जो हमने अभी डिसएडवांटेजेस की बात की, ऑडिट प्रोग्राम के डिसएडवांटेजेस की बात की, उसको हम कैसे
कवर अप कर सकते हैं। यहाँ पर इलास्टिसिटी का जो मेन पॉइंट है बताया है। The above mentioned disadvantages of an audit program made it amply clear that the audit program should not be rigid. In other words, the same audit program cannot be used for the audit of every organization, since in reality the way of working and circumstances of each organization are different. Hence, an audit program will be useful only when there is also scope for making alterations in accordance with the changes in circumstances. It is also appropriate that in order to motivate competent employees, suggestions based on their experience should also be incorporated in the program. हमने एक डिसएडवांटेजेस पढ़ा था ऑडिट प्रोग्राम का कि ये एक रिजिड होता है, लेकिन ये रिजिड नहीं होना चाहिए। जो आपने प्रोग्राम ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर किया है, ऑर्गेनाइजेशन की सर्कमस्टांसेस में अगर चेंजेस होते हैं तो वो आपका ऑडिट प्रोग्राम भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाना चाहिए, और तभी वो यूज़फुल होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और आपका जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेशन भी मिलता है, और क्योंकि आपके जो ऑडिट प्रोग्राम में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो उनको वो इम्प्लीमेंट करें, बट अपने एक्सपीरियंस सजेशंस जो उसका खुद का एक्सपीरियंस है उसको वो यूज़ करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करें। इससे आप जो आपके कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कॉम्पिटेंसी का बेनिफिट आप उठा सकते हो, उसकी एक्सपीरियंस को आप इजीली यूज़ कर सकते हो। Appropriate alteration and additions make the audit program more flexible and also helpful in successful completion of the audit work becoming mechanical in nature. जो आपका ऑडिट प्रोग्राम है अगर उसमें अल्टरेशन की ज़रूरत है तो अल्टरेशन हो जानी चाहिए, जिससे कि आपका ऑडिट प्रोग्राम और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा और उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। द ऑडिटर शुड ऑलवेज कंसल्ट इन सबऑर्डिनेट्स, ही शुड लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स एंड टेक प्रॉपर स्टेप्स टू रिमूव द सेम आफ्टर टेकिंग ड्यू एडवाइस फ्रॉम देम. He should take care that the work of his subordinates doesn't become mechanical. He should make it clear to his only for their guidance. In case the subordinates at any point find the program inappropriate, they may make the necessary changes in it. However, it should be kept in mind that there should be not be too frequent changes in the audit program. Otherwise, it will defeat its objectives. ऑडिटर को चाहिए कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ टाइम टू टाइम कंसल्ट करता रहे, सिर्फ उनको ऑर्डर ही ना दे, उनकी प्रॉब्लम्स को भी सुने और उन प्रॉब्लम्स को वो दूर करने की भी कोशिश करे। इसके अलावा उनसे वो एडवाइस भी ले और एडवाइस को वो आगे इम्प्लीमेंट भी करे। उन जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उसका काम मैकेनिकल नेचर का ना बने, इस तरीके से उसको काम का ऑडिटर को चेंजेस करना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम में, और उनकी गाइडेंस को भी ध्यान में रखना चाहिए, उनको टाइम टू टाइम गाइड भी करना चाहिए ऑडिटर को। और इसके अलावा अगर चेंजेस की ज़रूरत है तो चेंजेस भी हो जानी चाहिए ऑडिट प्रोग्राम में, लेकिन फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होने चाहिए ऑडिट प्रोग्राम में। इससे जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव था ऑडिट प्रोग्राम का वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपका जो ऑडिट प्रोग्राम है उसमें चेंजेस भी फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए वो, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है ऑडिट नोटबुक की। ऑडिट नोटबुक क्या है? फर्स्ट स्लाइड है इसकी आपकी इंट्रोडक्शन। ड्यूरिंग द ऑडिटर कम्स अक्रॉस ए नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन विच क्लैरिफिकेशंस मे बी रिक्वायर्ड इन फ्यूचर और विच मे बी यूजफुल इन द फ्यूचर. The auditor cannot always remember all these things, and hence every auditor while conducting the audit keeps a notebook known as an audit notebook for his personal use, in which he records the important information in the notebook. The auditor maintains a separate notebook for each organization in which he records important facts about the organization and his comments on the same. This notebook is also helpful while auditing the same organization. Again, ऑडिट नोटबुक का क्या मीनिंग है कि जब एक ऑडिटर एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटिंग का काम करता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होती है और फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो इन्फॉर्मेशन उसके लिए यूज़फुल होती है, तो सारी चीज़ों को वो याद नहीं रख सकता, तो एक नोटबुक रखता है वो अपने पास, और उस नोटबुक में जब भी वो ऑडिटिंग का काम करता है और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको वो लिख लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को वो फ्यूचर में यूज़ कर सकता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सेपरेट नोटबुक रखता है, सेपरेट रिकॉर्ड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को वो रिकॉर्ड करता है, और ये जो नोटबुक है वो ऑडिटर के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी फ्यूचर में भी। और इसके अलावा सेम ऑर्गेनाइजेशन का अगर वो आगे ऑडिटिंग करता है तो उस ऑडिटर के लिए बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन इस नोटबुक की हेल्प से उसको मिल सकती हैं।
कंटेंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके ऑडिट नोटबुक में। फर्स्ट वन इज ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स सच एज इन द केस ऑफ द कंपनी द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन, मिनट बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेट्रा इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, द पार्टनरशिप डीड। कंपनी केस में कंपनी के आर्टिकल्स, उसके मिनट बुक्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के दूसरी पार्टीज के साथ, उनकी डिटेल वो लिखता है। और पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनरशिप डीड के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है। कॉपी ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम, उसमें ऑडिट प्रोग्राम की एक कॉपी होती है। एन एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्चुअल वर्क डन ड्यूरिंग द ऑडिट, ऑडिट के दौरान जो भी काम हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द बिजनेस, बिजनेस में किस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज होती है और जो दूसरे आपके टेक्निकल एस्पेक्ट हैं बिजनेस से रिलेटेड, उसका डिटेल लिखा होगा। All suspicions which need to be solved or explained in the future, जिस भी एस्पेक्ट्स में लगता है कि डाउट है ऑडिटर को, वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स ऑडिट नोटबुक में लिखे होंगे, जिसमें कि लगता है ऑडिटर को कि इनकी फ्यूचर में एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। लिस्ट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बीइंग मेंटेन, ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह की बुक्स को मेंटेन किया है उनकी पूरी लिस्ट होनी चाहिए ऑडिट नोटबुक में। The name of all principal officers along with their duties and responsibilities being used, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं उनके नाम, उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ पूरी लिस्ट उसमें लिखी होनी चाहिए। कमेंट्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड द मेथड ऑफ अकाउंटिंग बीइंग यूज्ड, आपका बिजनेस का नेचर क्या है उसके ऊपर कमेंट्स लिखे होंगे और अकाउंटिंग मेथड कौन सा यूज होता है बिजनेस में वो लिखा होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल बीइंग फॉलोड, आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉलो किया जाता है उसकी डिटेल इसमें लिखी होगी। और लिस्ट ऑफ वाउचर्स, बिल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विच हैव बीन लॉस्ट, जो वाउचर्स, बिल्स और डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हैं उनकी लिस्ट। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल नोन फ्रॉड्स एंड एरर्स, आपके सारे जो नोन फ्रॉड्स और एरर्स हैं वो सारे उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखी होनी चाहिए उसमें। द टोटल ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट अमाउंट्स एंड द बैलेंसेज ऑफ इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स, आपके जो मेन अमाउंट्स हैं उनका टोटल, आपके जो मेन अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस का जो टोटल है वो लिखा होना चाहिए। ब्रीफ डिस्कशन अबाउट गारंटीज एंड अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो गारंटीज दी हुई है ऑर्गेनाइजेशन ने और दूसरे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आपके लिखे हुए होनी चाहिए। ऑल अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स विच मे कम इन यूज इन फ्यूचर, इसके अलावा दूसरे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि ऑडिटर के लिए इम्पोर्टेंट नियर फ्यूचर में काम आ सकते हैं वो लिखे होने चाहिए। The dates of the commencement and completion of the audit and work assigned to the chief assistant and their subordinates, जिस डेट पर आपने काम स्टार्ट किया है और जिस डेट पर आपका ऑडिटिंग का काम कंप्लीट हुआ है वो डेट्स लिखी होनी चाहिए। डेट जब जो आपका काम स्टार्ट हुआ है, जो आपके चीफ असिस्टेंट ने उसके सबॉर्डिनेट्स ने जिसको आपने काम असाइन किया था, उन्होंने जब काम को स्टार्ट किया और कंप्लीट किया ऑडिट का जो काम है उसकी डेट्स आपको लिखी हुई होनी चाहिए इसके अंदर। डिस्क्रिप्शन ऑफ अमाउंट्स विच हैव बीन कॉर्पोरेटेड विद थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टी के साथ ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या अमाउंट्स हैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होनी चाहिए। ड्यूज जो हैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होनी चाहिए। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन गिविंग सर्टिफिकेट्स अबाउट द लोन्स रिसीव्ड, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, जिन लोगों ने लोन लिया है उसके सर्टिफिकेट के बारे में और आपका डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है, इस तरह की जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखी हुई होनी चाहिए।